हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। ऑब्जेक्ट के हमने टाइप्स को वहाँ पे डिफाइन किया था, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने कुछ और जो चीज़ें देखी थी वो सारी की सारी बेसिक्स थी। ठीक है, आज हम ज़रा बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की। एक टर्म होता है एंगल ऑफ डेविएशन। सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन। नाम से ही क्लियर आपको लग रहा होगा कि लाइट रे कितना डेविएट हो रही है अपने ओरिजिनल पाथ से ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। वही होता होगा शायद एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहला काम, एक मिरर को ड्रॉ करें। लेट अस सपोज हमने एक मिरर यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब मिरर है तो ये पीछे की सरफेस जो है हमने ऐसे पॉलिश कर दी। अब ये पॉलिशिंग आपके सिल्वर की भी हो सकती है, साथ ही साथ आपकी एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। ये मिरर हो गया हमारा। अब एक लाइट को इंसिडेंट कराना है। ठीक है, तो एक लाइट हमने ऐसे इंसिडेंट कराई। अब ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहां पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो लेट अस सपोज वहां पे हमने एक ड्रॉ किया नॉर्मल। तो ये रहा हमारा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि ऐसी कोई लाइन जो कि मिरर से परपेंडिकुलर जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। ओके, अब एंगल वगैरह जो भी हम मेजर करते हैं इसी नॉर्मल के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो ये हमारी थी इंसिडेंट रे। दिस वन इज आवर इंसिडेंट रे। ये एंगल हो गया आई। ठीक है, अब लाइट में रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, तो जब लाइट में रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो होगा। जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट यहाँ से हो जाएगी। तो लाइट यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे वो उतना ही होगा जो कि एंगल ऑफ यहाँ पे इंसिडेंस था। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड दिस वन इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल। अब देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? यही कहता है ना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए। और चलो हमने मान लिया कि दोनों किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि मिरर की वजह से लाइट में कितना डेविएशन हुआ है, लाइट कितना मुड़ी है। अब देखो, अगर ये मिरर ना आता, हम आपसे पूछते कि बताओ तब लाइट के साथ क्या होता, आप बोलते कि अगर मिरर ना होता फिर तो ये लाइट ऐसे, सॉरी, ये लाइट जो है ऐसे इसी पाथ पे सीधी निकल गई होती। ऐसा तब होता जब मिरर ना आता। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मिरर आ गया और मिरर की वजह से फाइनली लाइट यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। तो एक्चुअली ये तो ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे था। अगर मिरर नहीं आता तो राइट में चूंकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता है तो लाइट सीधी ऐसे निकल जाती है। लेकिन मिरर की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कितना मुड़ी है? तो इतना एंगल लाइट जो है वो मुड़ी है, उसके पाथ में इतना डेविएशन है। इसी डेविएशन को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इसको भी हमने थीटा मान रखा है, ये भी हमने थीटा मान रखा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होंगे। अब ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन जो इंसिडेंट रे है और इस पे तीन एंगल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन, और इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर के एंगल है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ये डेल्टा, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि ये भी थीटा ये डेल्टा, सो दिस वन इज थीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 2 थीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डेल्टा फाइनली आपको मिल गया 180 माइनस 2 थीटा।
ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डेल्टा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, ओके। अब देखो जो थीटा है ना हमारा, वो एक्चुअल में उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, आप ऐसे लिख सकते हो। साथ ही साथ आप इसको आप ऐसे भी लिख लो, थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2r भी लिख सकते हो, क्योंकि चाहे एंगल आई की बात करो, एंगल आर की बात करो, सारे के सारे किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम चाहे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन हो, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़े एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, तो चलो वो ग्राफ भी जरा सा हम देख लेते हैं। सो ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, डेल्टा एंड आई, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले तो हमने एक्सिस वगैरह चूज कर लें। तो ये हमने चूज कर ली, एक वर्टिकल एक्सिस ले लिया और एक हमने ले लिया लेट अस सपोज दिस वन इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। इस वाली एक्सिस पे हम ले रहे हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, इस वाली एक्सिस पे हम ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो हमारे पास रिलेशन निकल के आया, वो रिलेशन हमारे पास क्या है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है। अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, आप देखेंगे तो डेल्टा के पावर भी 1 है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट के पावर भी 1 है, यानी ग्राफ जो भी बनना है वो अपना स्ट्रेट लाइन बनेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आई का जो कोफिशिएंट हो नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप इसको ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे देन द ग्राफ विल बी लाइक, ग्राफ कुछ ऐसे आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब आप चाहो तो कोऑर्डिनेट्स वगैरह यहाँ पे बता सकते हो, यहाँ पे इसके अगर कोऑर्डिनेट्स हम जानना चाहें तो देखो इस वाले पॉइंट के लिए आप देखोगे तो आई तो 0 है ना, तो आप आई को 0 करो। तो जब आपने आई को 0 किया, आई को इसमें 0 करोगे तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 और इसको आप लिख सकते हो पाई रेडियन, ठीक है। तो एक तो कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया, कोऑर्डिनेट में क्या आ गया, एक्स पे हमने आई को लिया है तो ठीक है, आई या पहले लिख लो, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, पाई, ठीक है। अब जरा इसकी बात करें, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे तो डेल्टा 0 है ना, एंगल ऑफ डेविएशन 0 है, तो ठीक है। अब डेल्टा को 0 करके इसके कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो 180 माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0, 2i इज इक्वल्स टू 180 विच इम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू 180 बाई 2, इट मीन्स आप इसको 90 डिग्री कह सकते हो और पाई बाई 2 कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका डेल्टा 0 है तो वहां पे फिर i की वैल्यू है पाई बाई 2, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स हम लिखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पाई बाई 2, 0, ठीक है। अब देखो ये साफ साफ आपको समझ में आ भी रहा होगा। याद करिए हमने बात की थी नॉर्मल इंसिडेंट की और दूसरा हमने बात किया था ग्रेजिंग इंसिडेंट का। तो ग्रेजिंग इंसिडेंट के बारे में हमने क्या देखा था, आपको अगर याद हो तो थोड़ा सा यहीं पे साइड में हम दिखा रहे हैं। ऐसे एक मिरर हुआ करता था, लेट अस सपोज दिस वन इज आवर मिरर, ये हमारा मिरर है और इसमें एक लाइट जो कि ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है। जहां पे इंसिडेंट हुई है वहां पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लो, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। दिस वन इज आवर इंसिडेंट रे। तो बताओ यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो आप बोलोगे यार कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ये आपका हो गया 90 डिग्री। बताओ लाइट में यहाँ पर तो जरा सा भी डेविएशन हुआ है क्या, जरा सा भी डेविएशन नहीं हुआ। लाइट टेंजेंशियली सरफेस को टच करते हुए निकल गई, ग्रेज करते हुए निकल गई। तो आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू अगर 90 है, 90 मतलब ये इसी की बात हो रही है 90, तो वहां पे जो डेविएशन हो रहा है कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब 0। तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट मिला है ना, ये आप कह सकते हैं कि ग्रेजिंग इंसिडेंट के कोऑर्डिनेट है।
यानी ग्रेजिंग इंसिडेंट यानी उस टाइप का केस है, तो वहां पे सीन आपको देखने को मिलेगा। और खासकर वहीं पे लगे हाथ हमने बताया था नॉर्मल इंसिडेंट के बारे में, कि जैसे मान लीजिए कि यही मिरर है, चलो वही हम मिरर ले रहे हैं, मिरर को हम चेंज नहीं कर रहे, दिस वन इज आवर मिरर, ये मिरर हो गया। एक लाइट ऐसे सरफेस के 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, माफ करिएगा, एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, दिस वन इज इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने 90 डिग्री का एंगल लिया है ना, विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस लिया है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट, तो भाई नॉर्मल भी तो इसी के ऊपर होगा, ये आपकी इंसिडेंट रहे नॉर्मल के ऊपर ही जस्ट आ रही है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आई की वैल्यू जो यहाँ पे है वो कितना है, 0 डिग्री, तो फिर एंगल आर भी कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 0 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब कि लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ, लाइट जो होगी अपने पाथ को फिर से रिट्रेस करेगी, मतलब ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होकर इसी पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो आने वाली लाइट थी वो ऐसे आई थी, और जो लाइट वापस लौटी है वो इसी पाथ पे वापस लौटी है, मतलब कितना मुड़ी है वो, तो आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री मुड़ी है, ठीक है। यानी कि इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट जहां पे आई 0 है, वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई की वैल्यू अगर 0 है तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है, पाई है, ठीक है। तो ये तो ग्राफ की हमने बात की। अब इस पे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, तो जैसे चलिए कुछ सवाल को ले लिए जाए। तो सवाल को हम जरा लिख लेते हैं। सवाल में क्या गिवन है कि हमारे पास मिरर है, और एक मिरर ये है और दूसरा मिरर लिया गया, चलो इसको कलर चेंज कर लीजिए, दिस वन इज आवर सेकंड मिरर, ये पॉलिशिंग कर देते हैं मिरर को। मिरर की यहाँ पे नेमिंग भी की गई है, ये जो हॉरिजॉन्टल मिरर है इसको बोला गया M1, और ये जो आपको मिरर दिख रहा है इस मिरर को बोल दिया गया M2। सवाल को ध्यान से आप समझिएगा। सवाल में ये कह रहा है कि एक लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू M2, इस M2 के पैरेलल एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, कहाँ पे, मिरर M1 पे इंसिडेंट हो रही है। तो चलो सबसे पहले तो M1 पे एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। तो एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है और वो पैरेलल है, पैरेलल किसके है, M2 के पैरेलल है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, पैरेलल टू M2 इंसिडेंट हुई, उसके बाद भाई इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद इस पे जाएगी, फिर यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन हुआ। सवाल में आपको क्या गिवन है कि ये वाला एंगल, दोनों के मिरर के बीच का एंगल जो है वो थीटा डिग्री गिवन है। और सवाल में एक चीज और बोला है, उसने बोल रखा है कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, चलो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद जब लाइट का फाइनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो लाइट किसके पैरेलल हो जा रही है, वो मिरर M1 के पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। ये सवाल में गिवन है, तो इसको चलो हम नाम देते हैं, तो नाम इसको देते हैं। तो ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है यहाँ पे, इसको हम नाम दे दें, पॉइंट को हमने बोल दिया A, इस पॉइंट को बोल दें B, ठीक है। इस पॉइंट को चलो हम बोल देते हैं C, और ये जो लाइन गई है ये लाइट रे, ये आपकी हो गई CT। अब देखिए सवाल में जो पहले गिवन है ना उसको हम लिख लेते हैं कि जो लाइट AB इंसिडेंट हुई है इट वाज पैरेलल टू M2, यानी कि लाइट AB पैरेलल टू M2। सवाल को हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना, हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है यहाँ पे। दूसरी बात कि ये कह रहा है कि जो फाइनल लाइट है CD की लाइट CD becomes पैरेलल टू, ये CD मिरर M1 के पैरेलल हो जा रही है, M1, ठीक है। तो यहां से आपको फाइंड करना है, फाइंड थीटा आपको फाइंड करना है, साथ ही साथ डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन आपको फाइंड करना है। ये सारी चीजें गिवन है। देखो पहली बात तो ये कि ऐसे सवालों में
जो आपका लाइट का कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक दफा यूज होता है, और वो कहाँ पे यूज होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पे। उसके बाद प्योर ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कि जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है ना, वहां पे तो हमने नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं? तो चलिए वहां पे सबसे पहले हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है, तो जहां पे हमने ड्रॉ किया, सॉरी, यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। ये हमारा एक नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जितना एंगल पे इंसिडेंट हुई है, चलो हमने मान लिया इस एंगल को, लेट सपोज आप कुछ भी मान लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा ज्योमेट्री आप लगाइए। ये CD जो है वो मिरर M1 के पैरेलल है, M1 के पैरेलल वो CD है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो फिर तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। ये बात। दूसरी बात कि ये लाइट जो इंसिडेंट हुई है, इस वाले एंगल को हम मान लें, लेट सपोज आपने अल्फा मान लिया, फिर आप बोलोगे फिर तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा होगा ना, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात तो ये, अगर आप गौर से देखो तो अगर ये थीटा है तो फिर तो इसको भी थीटा होना चाहिए था, थीटा होना चाहिए था ना। तो आप ये कह सकते हो फिर तो ये जो अल्फा हमने लिखा है ना, इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है फिर तो क्या हो जाएगा आपका? ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी पे रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट यहां से गई है इस पॉइंट पर, ठीक है। अब यहां भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे क्या सीन बन रहा है। तो चलिए, चलो यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर ही देते हैं। तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया, और ये नॉर्मल कुछ ये है, ठीक है। अब जरा एंगल पे गौर करेंगे हम लोग, सारा खेल यहाँ पे ज्योमेट्रिक है हमारा। अब आप जरा देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? अब लोग चूंकि नॉर्मल है तो पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये थीटा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर होगा ना। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जरा आप गौर से देखिएगा, हमें थीटा कैलकुलेट करना है इस ट्राइंगल के अंदर। इस पॉइंट को O नाम दे दें। तो ट्राइंगल OBC आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल OBC, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? तीनों का सम 180 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एक चीज तो हमने यहाँ पता कर लिया, एक चीज हमने यहाँ पे पता कर लिया कि जो हमारा ये एंगल गिवन है, एंगल बिटवीन बोथ द मिरर्स, ये अपना 60 डिग्री है, ठीक है। दूसरी चीज हमें पता करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल कितना डेविएशन हुआ यहाँ पे। तो देखो, डेविएशन उतनी बार लाइट का होता है जितनी बार लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो एक दफा यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ मिरर M1 पे एट पॉइंट B, दूसरी दफा रिफ्लेक्शन हुआ पॉइंट C पे जो कि मिरर M2 का था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। तो 2 बार यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हुआ है। तो चलिए ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ है तो फिर यहाँ पे डेविएशन भी हुआ है। कितना हुआ है उसको जानने के लिए इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया, जो हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन थी लाइट वेव्स की, ठीक है। अब आप इसको देख के बोलोगे कि भैया पहली बार तो जो हमारा डेविएशन है ना वो यहाँ पे हुआ है, यहाँ से लेकर ये इतना एंगल लाइट डेविएट हुई है। आप सोचो ना, जी लाइट ऐसे जा रही थी, इस वाले पाथ पे जा रही थी, लेकिन मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकली, मतलब Δ1 यहाँ पे डेविएशन हुआ है, ठीक है। रेड कलर यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लग रहा, रेड में चेंज द कलर, चलो येलो ही रहने देते हैं, ठीक है। अब Δ1 आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ठीक है Δ1 कैलकुलेट करते हैं। थीटा तो हमने इजीली कैलकुलेट कर रखा है, तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ओके। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थीटा हमारा कितना है? थीटा 60 डिग्री आया ना। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा हमारा 60 आया है, मतलब ये हो गया
30 डिग्री। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है ये वो कितना बना है, 30 डिग्री का बना है, जिसको कि हमने अल्फा ले रखा है, इसको आप आई भी बोल सकते हो। तो आई इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री। ये हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, एट मिरर M1 पे बात कर रहे हैं। सो दिस इज एट मिरर M1, ये M1 मिरर के ऊपर ऐसा हो रहा है। ठीक है, हमने पहले थीटा निकाल लिया, तो फिर उस हिसाब से थीटा 60 हो गया, तो ऑब्वियसली बात सॉरी थीटा 60 हो गया तो इसको 30 होना ही था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पे जो डेविएशन है उसको डेल्टा 1 माना है, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स आपका ये हो गया 30 डिग्री। तो 180 माइनस 2 3 ये 60 हो गया, इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। अच्छा ये बताओ ये कैसा है, तो ये क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ है, लाइट ऐसे आ रही थी और फाइनली जब रिफ्लेक्ट हो गई है तो ऐसे गई है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि दिस वन इज क्लॉकवाइज हुआ है। ठीक है, अब जरा जहां भी बात कर लो ना, जहां पे क्या सीन है, तो यहां पे देख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो यार यहां भी तो वही सीन है, यहां पे अगर आप देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो यही है ना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पे। ठीक है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आप देखोगे तो 90 माइनस थीटा, और थीटा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 60 डिग्री, तो 90 माइनस 60 30 होगा। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये मिरर M1 के लिए था। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर मिरर M2, यहाँ के लिए भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितना है, 30 डिग्री है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो जो यहाँ पे डेविएशन आएगा वो भी उतना ही आएगा, 180 माइनस 2i। सो दिस इज 180 माइनस 2 टाइम्स i की वैल्यू 30, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये आपका हो गया डेल्टा 2। तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा 2 कैसा निकल के आया है, ये क्लॉकवाइज निकला है, एंटी क्लॉकवाइज निकला है, ये मैटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइट के ओरिजिनल डायरेक्शन को हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो ये रही हमारी लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन, ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, ये लाइट मिरर M2 पे जो जा रही है, अगर मिरर ना आता तो ऐसे निकल जाती। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो मिरर की वजह से ही रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट ऐसे गई है, यानी कि टोटल डेविएशन की हम बात करें यहाँ पे, तो इतना लाइट यहाँ पे डेविएट हुई है, ये इसको हमने क्या बोल दिया, डेल्टा 2। और आपने देखा कि डेल्टा 1 भी आपका 120 डिग्री निकला है और डेल्टा 2 भी आपका 120 डिग्री निकला है, और दोनों के दोनों यहाँ पे क्लॉकवाइज निकले। लाइट यहाँ भी क्लॉकवाइज डेविएट हुई है, लाइट यहाँ भी क्लॉकवाइज डेविएट हुई है। तो नेट डेविएशन की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द नेट डेविएशन, तो ये नेट डेविएशन इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और ये कैसा डेविएशन है, तो क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो दिस इज 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आपका हो गया नेट डेविएशन। तो हमारे दोनों आंसर पता चल गए, एक तो एंगल बिटवीन मिरर्स हमें निकालना था वो निकल गया, और साथ ही साथ जो नेट डेविएशन है वो निकल गया। तो एंगल ऑफ जो डेविएशन के जितने भी सवाल होते हैं वो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कभी भी कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या, या फिर ऐसा कुछ, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के इसको पूछेगा। ठीक है, एक आध सवाल और देख लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पे बेस्ड। ओके, तो ये सवाल यहाँ पे है, ये थोड़ा जनरल केस है, जनरल केस इन द सेंस कि यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो चलो हमने एक मिरर ये बना, सॉरी एक मिरर ये हमारा है और ये हमारा हो गया दूसरा मिरर, ये दो मिरर हैं। सवाल आप देखोगे तो आप बोलोगे सब कुछ वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे इस वाले मिरर को बोला गया M1, जैसा कि प्रीवियस केस में था, ये आपका है M2। यहाँ भी दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना गिवन है, थीटा गिवन है। सवाल में बोल रहा है कि एक लाइट जो है
पहले मिरर M1 पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, और इंसिडेंट होने के बाद सारा कुछ वैसा ही है, सवाल में सब कुछ वैसा ही है, बस फर्क है कहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले काम करें, यहाँ पे एक लाइट को इंसिडेंट करा दें। तो ये लाइट यहाँ पे एक इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये लाइट एक इंसिडेंट हुई। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंसिडेंट के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो चलो यहाँ से लाइट को हमने करा दिया रिफ्लेक्ट। ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से इस वाली सरफेस पे, यानी कि ये मिरर M1 है, मिरर M2 है, M2 से भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ऐसे। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है वो ये चीज गिवन है कि ये जो लाइट है ना, इसको भी नेमिंग कर देते हैं जस्ट वैसे ही। तो ये आपका A हो गया, ये B, कलर चेंज करते हैं, ये आपका हो गया A, ये पॉइंट B हो गया, यहाँ पे हो गया C, और ये हो गया D। लाइट जो इंसिडेंट हुई है मिरर M1 पे, अब देखो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, सारा कुछ वही कैलकुलेट करना है, बस जो गिवन है वो क्या गिवन है कि जो CD लाइट है ना वो मिरर M1 के पैरेलल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रिफ्लेक्टेड रे CD becomes parallel to mirror M1। ठीक है, अब देखिए इसमें डाटा क्या मिसिंग है क्या नहीं हमें नहीं पता, ये एक बच्चे ने सवाल दिया, सोचा इसको ही करते हैं। तो इसमें आपको बताना है फाइंड, अब बताओ ये एंगल थीटा क्या है। आई थिंक एंगल थीटा पूछेगा नहीं, क्योंकि ये जनरल सवाल है, क्योंकि इसमें जनरल टर्म्स गिवन है थीटा वगैरह। एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, ठीक है ना, डेल्टा, यानी ये निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो चलिए करते हैं। तो सवाल में एक चीज जो हमें गिवन है हम उसी को लेके चलेंगे, और वो क्या गिवन था हमारा, वो ये गिवन है कि जो लाइट CD है दिस वन इज पैरेलल टू मिरर M1। तो गिवन जो है कि CD पैरेलल टू मिरर M1, ठीक है। अच्छा, अगर ये पैरेलल है फिर तो मजा आ गया, ये थीटा है तब तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जहां पे पहली दफा लाइट इंसिडेंट हुई है यहां पे पॉइंट B पे, यहां पे क्या सीन रहा होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी I के बराबर ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। लाइट B पे आई, B से रिफ्लेक्ट होकर फिर से कहां पे गई, C पे गई, C पे भी उसका रिफ्लेक्शन होना है। तो चलो वहां पे पहला हम काम करें कि वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें। तो चलो वहां पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एंगल आपका 90 है, ठीक है। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये चूंकि पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो यहां पे समझ में आई। और ठीक है, अच्छा इस एंगल की अगर हम बात करें, ये वाला एंगल की, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसको चलो हम अल्फा मान लेते हैं। तो इसको अल्फा को आप निकालो तो आप बोलोगे तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, जो अल्फा की वैल्यू होगी 180 माइनस 2 थीटा, ओके। अल्फा अगर 180 माइनस 2 थीटा हो गया तो फिर तो आप इसको निकाल सकते हो ना, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई आपका है एक्चुअल में 90 माइनस अल्फा के बराबर, ठीक है। अब देखिए पूरा एंगल ये 90 है,
तो अगर आई की बात करें तो 90 माइनस अल्फा, ठीक है। सो दिस इज 90 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख दो 180 माइनस 2 थीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमने रखी 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो आई यहां से मिल गया 90 माइनस 180, 90 माइनस 180 ये तो आपका हो जाएगा माइनस 90, ठीक है। साथ ही साथ माइनस माइनस प्लस ये आपका हो जाएगा 2 थीटा। तो आई यहां से कितना निकल गया, आई इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस 90 डिग्री, ये मिल गया आई, ठीक है। आई थिंक कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ये आई आई थीटा 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 90 माइनस थीटा थीटा, ओके। आंसर भी दिया नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं हम लोग कहाँ तक इसको एटलीस्ट सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, ये तो अपने एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू यहाँ पे पता कर ली। अच्छा, अगर हम डेविएशन की बात करें ना, तो आप जरा गौर करिएगा कि एक तो ये लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, और लाइट में मिरर की वजह से लाइट इतना मुड़ी है, ये इतना मुड़ी है, इसको हम मान लें डेल्टा 1, ठीक है। इस डेविएशन को डेल्टा 1 मान लिया गया, और डेल्टा 1 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, सो दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स आई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 2 थीटा माइनस 90, तो ये हो गया 2 थीटा माइनस 90। चलिए, सो दिस इज 180 माइनस 2 टू जा 4 थीटा माइनस माइनस ये आपका हो गया प्लस 2 9 जा ये आपका 180 हो गया। तो 180 प्लस 180 ये डेल्टा 1 है ना, सो 180 प्लस 180, सो दिस इज 360 माइनस 4 थीटा। ये तो डेल्टा 1 हमने कैलकुलेट कर लिया। डेल्टा 1 मतलब डेविएशन थ्रू मिरर 1 ड्यू टू मिरर 1, मिरर M1, इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे वो वही है। अगर इस लाइट की बात करो जो मिरर M2 पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये एक्चुअल में लाइट जो है ना वो कहीं ऐसे जा रही थी, ये लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन निकली ऐसे है रिफ्लेक्शन के बाद। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ है, आप बोलोगे कि लाइट जो है इतना मुड़ी है, इस डेविएशन को हमने नाम दे दिया डेल्टा 2, ठीक है। अब डेल्टा 2 इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहने का ये मतलब हुआ ना कि एक्चुअल में हमें ये वाला एंगल लेना है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, 90 माइनस थीटा, सो दिस इज ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 180 माइनस ये 180 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 2 थीटा, ये डेल्टा 2 की वैल्यू, ठीक है। तो 180 कैंसल आउट हो गया, डेल्टा 2 इक्वल्स टू 2 थीटा। अगर आप सेंस देखोगे ना डेविएशन का, तो जहां भी डेविएशन क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज डेविएशन है। साथ ही साथ आप यहां पे गौर करिए, तो जो भी डेविएशन जो है ना ये क्लॉकवाइज हुआ है, क्या है, क्लॉकवाइज। तो दोनों को नेट डेविएशन हमें निकालना है ना, तो नेट डेविएशन, सो नेट डेविएशन इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू है 360 माइनस 4 थीटा प्लस डेल्टा 2 अभी हमने देखा 2 थीटा था, तो ये हो गया 2 थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। ये नेट डेविएशन है, ठीक है ना। और ये डेविएशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। तो डेविएशन पे मेन आप ज्योमेट्री पे फोकस करेंगे, ज्योमेट्री अगर आपको पता है तो डेविएशंस वगैरह क्वेश्चंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका क्या सीन है। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर, ठीक है।
अब देखो प्लेन मिरर के सामने सीन ये है ना कि ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट आपका एक्सटेंडेड भी हो सकता है। तो हम फर्स्ट केस की बात करेंगे फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दिस वन इज आवर फर्स्ट केस। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एक मिरर ड्रॉ करना है। तो ये रहा हमारा, सॉरी, एक मिरर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ऐसे एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन है। साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा है, जहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा मिरर से। इसका डिस्टेंस वगैरह चलो हम बाद में देखते हैं, पहले तो ये मिरर को सही से बना लें। तो ये हमारा हो गया मिरर। अब ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेंगे, मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगे। तो सबसे पहला काम कि हम लाइट को ऑब्जेक्ट से निकालें, मिरर पे इंसिडेंट करें। तो एक लाइट ये गई, ये दूसरी गई। आप कितनी भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। खास करके हमें दो लाइट चाहिए होती है कम से कम, दो रिफ्लेक्टेड रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जहां पे कट करेंगे वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हमने यहाँ पे खास करके दो लाइट को इंसिडेंट करा है, एक ये और एक ये। मिरर पे आप कहीं भी इंसिडेंट करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अब इनका रिफ्लेक्शन होगा, तो वह रिफ्लेक्शन किस हिसाब से होगा? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पे क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है। तो एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा। चलो हमने मान लिया ये θ1 एंगल है, यहाँ पे हमने मान लिया कि θ2 एंगल है, ठीक है। अब ये लाइट θ1 एंगल पे इंसिडेंट हुई तो θ1 एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से लाइट ऐसे, सॉरी, यहाँ से जो है लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। ये θ2 पे इंसिडेंट हुई है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि θ2 पे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से। इसको भी हमने करा दिया यहाँ से रिफ्लेक्ट। ये एंगल्स वगैरह आप देख लीजिए, हालांकि एंगल हम यहाँ पे मेजर करके नहीं लिख रहे हैं, θ1 और ये आपका हो जाएगा θ2। ये रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे। अब जरा आप गौर से देखेंगे ना तो आपको साफ साफ समझ में आएगा। चलो एक ये भी लाइट रे ले लूँ जो इंसिडेंट हुई है, तो ये तो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है ना, इसी पे वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास 3 रिफ्लेक्टेड रे हैं, 1 2 3, जिसमें से ये वाली जो रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, तो उसी पाथ पे वापस लौट गई। तीनों क्या सच में कहीं मिलने वाली हैं? तो सच में कहीं नहीं मिलने वाली है। वो इसलिए क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर की है। अब देखिए लाइट जो है डाइवर्स हो रही है, तो ये एक्चुअल में तो कहीं कट नहीं करेगी। तो फिर क्या तरीका है? तरीका यही है कि फिर पीछे बढ़ाओ उन्हें, शायद कहीं ना कहीं कट करें। देखते हैं हाइपोथेटिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे निकल के आता है उनका। तो हमने क्या किया कि लाइट रेस को पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, ऐसे ही इसको पीछे, सॉरी, इसको पीछे बढ़ाया और यहां से इसको पीछे बढ़ाया। जैसे तीनों को पीछे बढ़ाया हमने, देखा कि जो लाइट रेज हैं वो सारी की सारी लाइट रेज जाके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलेंगी, एक्चुअल में यहाँ पे मिल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलेंगी। इसका मतलब कि जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसका इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा। पहली बात तो ये कि प्रीवियस क्लास में हमने ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में बात की थी कि अगर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट लाइट रेज जो कि मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं, जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है, अगर वो डाइवर्जिंग नेचर की है, उस केस में वो ऑब्जेक्ट मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका है रियल ऑब्जेक्ट। इमेज जब भी बनेगा तो रिफ्लेक्टेड रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनेगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे अगर सच में कट करें फिर तो इमेज आपका रियल होगा, सच में कट ना करें तो इमेज वर्चुअल होगा। आप साफ साफ देख रहे हैं डाइवर्जिंग नेचर की है, कट नहीं करेंगी, तो ये जो आपका इमेज होगा दिस वन इज आवर वर्चुअल इमेज, ठीक है। बाकी अगर हम पैरामीटर्स वगैरह की बात करें, ठीक है, तो पैरामीटर्स आपका कुछ ऐसे होगा कि ये डिस्टेंस अगर x है मिरर से ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की भी डिस्टेंस आपकी जो होगी वो x ही होगी,
ठीक है, तो चलिए अब नेचर की बात यहाँ पे जरा कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो नेचर में क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट कैसा था, तो आप बोलोगे यार कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे फिलहाल ऑब्जेक्ट हमने कैसा लिया है, रियल ऑब्जेक्ट लिया है, रियल ऑब्जेक्ट। तो फिर जो हमारा इमेज बना वो इमेज कैसा बना, अब बोलोगे यार साफ साफ दिख रहा है, इमेज जो हमारा ना वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कहां बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दूसरा और क्या इसके बारे में आप कह सकते हो कि एक और इंपॉर्टेंट चीज आप ये लिख सकते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, आप ये चीज लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is equal to the perpendicular distance of image from the mirror। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की हम बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है। साथ ही साथ जो साइज ऑफ इमेज है ना, दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ये भी लिख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट साइज होती है, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल्स टू इमेज साइज, इमेज साइज। अच्छा, एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है जब भी हम बात करते हैं कि मिरर के पीछे इमेज बनेगा, और इसका मतलब ये नहीं कि आपने दीवार पे मिरर लगाया, सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा, आप दीवार के पीछे जाके देख रहे हैं तो उसका इमेज आपको शायद दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो कुछ भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है, वो हमारे रियल वर्ल्ड में इमेज बन ही नहीं रहा। इसलिए आप मिरर के पीछे जाके आप चाहें देखना उस इमेज को तो नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि 10 मीटर सामने ऑब्जेक्ट है तो 10 मीटर पीछे मिरर के आपको इमेज दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये कि आप एक चीज यहाँ पे जाने कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है, उस केस में जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात कर लें कि क्या हो अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ठीक है ना, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जरा देख लेते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में क्या सीन है। तो ये हमारा हो गया मिरर। ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, आप इसको प्रिंसिपल एक्सेस भी बोल ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मिरर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन किया था पिछली क्लास में, हमने बोला था कि मिरर पे गिरने वाली इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे किसी ऑब्जेक्ट से निकले होंगी, अगर वो ऑब्जेक्ट से निकली हुई आप कह सकते हैं, या फिर ये कह दीजिए कि मिरर पे जो इंसिडेंट गिर रही हैं अगर वो कन्वर्जिंग नेचर की हैं, उस केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोज इंसिडेंट रेज, वो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि कुछ लाइट रेज को इंसिडेंट कराते हैं, तो एक लाइट ऐसे इंसिडेंट करा है, ठीक है, ये दूसरा इंसिडेंट करा है, ऐसे तीसरा इंसिडेंट करा है, और ऐसे चौथा। देखो हम रैंडम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो मे बी की थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाए। तो ये हमारी इंसिडेंट रेस है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्या ये इंसिडेंट रेस डाइवर्जिंग है? तो नहीं है। कैसी है? तो कन्वर्जिंग है। क्या सच में कन्वर्ज कर पाई? आप बोलोगे नहीं। इसके पहले कि वो कहीं कन्वर्ज होती, मिरर बीच में आ गया। अब भले मिरर बीच में आ गया, लेकिन उन सारी रेस का कहीं ना कहीं तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा ना, जहाँ पर वो कन्वर्ज होने जा रही थी। चलो उसको देखते हैं। तो एक ही तरीका है कि इन सारी लाइट रेस को अब पीछे की तरफ बढ़ाओ। तो इसको हमने पीछे बढ़ाया, यहाँ पे जा रही है,
इसको हमने पीछे बढ़ाया, देखो जी यहाँ पे इसको हमने पीछे बढ़ाया, ये पीछे बढ़ाया, उसके बाद ये। अब ध्यान से देखोगे तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भले नहीं है, लेकिन यार कन्वर्स तो वहीं पे हो रही है ना। और ऑब्जेक्ट की मेन डेफिनेशन ये होती है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, चाहे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल हो या वर्चुअल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो वर्चुअल मिल गया, क्योंकि लाइट सच में वहां पे कन्वर्स नहीं हो रही, क्या फर्क पड़ता। अगर ये वर्चुअल है तो फिर इस ऑब्जेक्ट को भी हम कैसा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये आपका हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया x, ठीक है। अब जहां जहां लाइट इंसिडेंट हुई है वहां वहां सबसे पहला काम हम ये करें कि नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है। तो चलिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम। तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है ना, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। जहां जहां लाइट इंसिडेंट हुई है वहां वहां हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, ओके। अब ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट भी तो होंगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है ना, ये अगर एंगल थीटा बन रहा होगा, सॉरी, अगर ये एंगल आपका थीटा बन रहा होगा तो थीटा वन एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके कहीं यहाँ पे आई, ऐसे ये भी लाइट, ऐसे ये लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, ऐसे ये लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, ठीक है, ऐसे ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई। तो अब देखेंगे यहाँ पे ना कि सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में एक किसी पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे। और हमने तो यही पढ़ा है ना कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज डिफाइंड एज इमेज। इसका मतलब ये आपका इमेज हो गया। अच्छा बताओ, इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है तो कैसे हुआ? आप बोलोगे यार कि रिफ्लेक्टेड रेज ने सच में कट किया तब जाके इमेज बना है। अगर सच में कट किया है, इमेज बना है, फिर तो ये जो भी इमेज होगा आपका वो रियल इमेज होगा, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्टेंस की अगर आप बात करो तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, x के बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे मेन चीज जो देखी वो ये देखी, सारा नेचर सेम है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर जो परपेंडिकुलर होगा और इमेज का डिस्टेंस सेम होगा, साइज सेम होगा, सारी चीजें वही होंगी। एक चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है अगर आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उस केस में जो इमेज बना है वो कैसा बना है, वो रियल इमेज बना है, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना है, रियल इमेज बना है। अगर यहाँ पे कोई स्क्रीन वगैरह आप लगा दो ना तो स्क्रीन पे आप देखेंगे कि व्हाइट कलर का काफी ब्राइट एक आपको स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है ना, वही एक तरह से आपकी इमेज है। तो ये तो हमने देखा पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। थोड़ा सा देख ले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या सीन है, उस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है कैसे होता है। तो सबसे पहला तो वही काम करें, ऐसे मिरर, ऐसे हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने का ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है ना। और ये मिरर के सामने कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डिस्टेंस को हमने बोल दिया x। ऑब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है कि रियल ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट निकलेंगी जो मिरर पे जाने वाली हैं वो यहाँ से डाइवर्जिंग नेचर की निकलेंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में जब भी आपको इमेज बनाना है तो आप सबसे बॉटम वाले का बना लो और सबसे किसका बना लो, टॉप वाले का बना लो, ठीक है। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहला काम कि यहाँ से एक लाइट लेके आए, इंसिडेंट करा दो जहां आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइट जस्ट नॉर्मल इंसिडेंट करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या कि ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है, इसी पे वापस लौट जाएगी, क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट है। ये लाइट जिस एंगल पे गई है यहां से पहले तो आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया,
जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, मान लेते हैं θ1, ये इतने ही एंगल पे यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चलो रिफ्लेक्ट करा ही देते हैं। तो यहां से हमने इसको रिफ्लेक्ट करा दिया, ठीक है। पॉइंट ए से हमें दो रिफ्लेक्टेड रेस मिल गई हैं, एक तो ये मिली है, एक ये मिली है। अच्छा बताओ, ये दोनों सच में कट करेंगे? तो नहीं करेंगे भैया, ये डाइवर्जिंग नेचर की है। इसका मतलब इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे, इसको और इसको, तो जहां पे मिलेंगी वहां पे पॉइंट ए का इमेज बनेगा। सच में तो मिल नहीं रही है, लेकिन मिल तो रही है, वो इमेज आपका वर्चुअल होगा। तो ठीक है, अब पीछे बढ़ा लो। तो इसको हमने क्या किया, पीछे यहां से बढ़ाया, यहां पे गई, इसको हम पीछे बढ़ाए, यहां पे गई। तो फाइनली हुआ क्या कि ए का इमेज जो है वो यहां पे बना, उसको हमने बोल दिया ए डैश। क्या बोल दिया, ए डैश। अब चलो जरा बात कर लेते हैं बी से। तो बी का भी वही सीन है, बी से भी आप वही करो। यहां से एक लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करा दो, ओके, ये नॉर्मली इंसिडेंट करा दिया। दूसरी लाइट आप रैंडमली कहीं गिरा सकते हो, ठीक है ना, आप इसके लिए फ्री हो। तो चलो दूसरी हम यहां पे गिरा दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। जो दूसरी लाइट है, मान लेते हैं कितने डिग्री के एंगल पे यहां से इंसिडेंट हुई है, θ डिग्री, θ2, इतने डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी। ये लाइट चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो इसी पे वापस लौट जाएगी। तो जब इस पे वापस लौटेगी तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी, ऐसे। एक मिनट, सॉरी, इसको डार्क करना है ना मैं, ये कुछ ऐसे निकल जाएगी, ओके। तो एक लाइट रिफ्लेक्टेड हमें मिल चुकी है यहाँ पे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट बी से गई थी, मिरर पे इंसिडेंट हुई, उसी पाथ पे वापस लौट गई। एक और हमें रिफ्लेक्टेड चाहिए। तो अब बोलोगे यार ये जो इंसिडेंट हुई है इसी को रिफ्लेक्ट करा दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जरा इसको पीछे आप बढ़ाओ। पीछे बढ़ाने पे कहाँ जाएगी, तो पहले इसको रिफ्लेक्ट करा दें, सेकंड वाली को। तो चलिए इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्ट, ठीक है। बी से दो लाइट मिरर पे गई, रिफ्लेक्शन के बाद एक ये रही, दूसरी ये रही, दोनों डाइवर्जिंग नेचर की, देखो डाइवर्ज हो रही है। दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट बी का इमेज देगा। तो चलो इसको पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको हम पीछे बढ़ाते ले गए, ऐसे ही ये येलो वाली को पीछे बढ़ाते हुए ले गए। तो हमने देखा दोनों जाके कहां पे कट कर रही हैं, यहां पे कट कर रही हैं। यानी कि यहां पे इमेज किसका बनने वाला है, बी का इमेज बनने वाला है। उसको हमने बोल दिया बी डैश। क्या बोल दिया हमने, बी डैश। तो हमने देखा कि जो ए का इमेज था वो यहां पे बना, ए डैश, बी का इमेज है वो यहां पे बना। ऐसे ही इन सारे पॉइंट्स का जो इमेज है ना वो इसी लाइन पे बनेगा। ये जो लाइन मिलने वाली है ना इसी लाइन पे बनेगा। यानी ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये आपका रहा इमेज, ये आपका रहा इमेज, ठीक है। ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश इमेज। तो ये तो हमने रे डायग्राम की बात की। और रे डायग्राम किसका हमने देखा, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सीन है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। दूसरी बात, जो चीजें यहां पे समझने लायक हैं वो आप लिख लीजिए कि ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और जो हाइट ऑफ इमेज होगा, साइज की आप बात कर लो, आप ऐसे लिख सकते हो कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। यानी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बाकी वही सारी चीजें हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये चीजें हैं, ठीक है। बाकी ये एक इमेज आपका कैसा बन रहा है, इमेज आपका वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, इरेक्ट बन रहा है। और साफ साफ देख के लग भी तो रहा है ना,
ऐसा तो नहीं है ना कि ए ऊपर चला गया बी नीचे आ गया। भाई ए नीचे है तो इमेज में भी नीचे है, बी ऊपर है तो इमेज में भी ऊपर है, ये सारी चीजें हैं। हाँ एक चीज यहाँ पे होता है, जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात आती है ना, तो यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन होता है इमेज में, यानी कि लेफ्ट की चीज राइट में। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज जो होगा वो लैटरली इन्वर्टेड होगा, यानी कि जो लेफ्ट होगा वो कहां चला जाएगा, राइट, और राइट कहां चला जाएगा, लेफ्ट। ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये x है तो ये भी आपका हो जाएगा x। ओके, तो हमने एंगल ऑफ डेविएशन देखा, 2 सवाल देखे, और हालांकि एंगल ऑफ डेविएशन में काफी सारे सवाल हैं तो उसके लिए अलग से हम क्लास सीख लेंगे, जिसमें ज्यादा सवाल नहीं, एटलीस्ट 5-6 सवाल तो हम लोग करेंगे मिरर और रिफ्लेक्शंस वगैरह के। अभी सारा का सारा फोकस अपने बेसिक्स पे है। और ये देखो ये बेसिक्स ऐसे है ना कि ये क्लास 10th के लिए भी उतना एप्लीकेबल है जितना क्लास 12th के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाईफाई कोई चीज हम बता रहे, कोई हाईफाई नहीं है, बेसिक्स है। ये सब चीजें क्लास 10th में भी पढ़ा दी जाती हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो बहुत जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को। काफी ज्यादा लेक्चर्स होने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर, काफी ज्यादा ही होंगे, एटलीस्ट मान के चलिए 40 से तो कम होने नहीं वाले, 40-45 ऐसा कुछ करके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम जरा डिस्कस करना चाहेंगे, और वो ये कि जैसे हम रैंडमली क्या कर रहे हैं, कुछ मिरर्स ले रहे हैं। जैसे एक मिरर हमने यहाँ पे ले लिया, सॉरी एक मिरर ये ले लिया, चलो एक मिरर ऐसे ले लें, एक मिरर ऐसे ले लें, ठीक है। तो ये हमारा है मिरर। ये मिरर हमने बोल दिया M1 है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया M2, ठीक है। इस मिरर को हमने नाम दे दिया M3। देखो बार बार आपने इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, रे डायग्राम आपको बार बार नहीं बनाना, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या दिखा रखा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ सिर्फ इतना हुआ है, एक मिनट, ये मिरर को हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है हमने, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस केस में एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा है, ठीक है। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है हमने वो रखा है कहीं, चलो यहां पे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमें ये बताना है कि मिरर M1 इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा, तो रे डायग्राम वगैरह बना के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पता है कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो सेम होगी। तो एक काम करिए, आप सिंपल एक्सटेंड कर लीजिए इसको, आप मिरर को। अगर मान लो कि मिरर ऐसे इधर होता तो कुछ ऐसे गया होता, यही था ना। फिर यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये डिस्टेंस हो गई x, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इतने ही डिस्टेंस पे पीछे यहां पे कहीं आपका बन जाएगा इमेज, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आपकी हो जाएगी x। ये तो हमने देख लिया कि मिरर M1 ऑब्जेक्ट O का इमेज कहां बनाएगा। ऐसे आप यहां पे बात कर लो, तो कुछ नहीं करना, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो कि मिरर शायद कुछ ऐसे होता, ठीक है। उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये अगर y डिस्टेंस है तो आप बोलोगे इतने ही डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे ही पीछे कहीं यहाँ पे इमेज आपकी बनेगी। ये हमने दिखा दिया। यहां की बात करें तो चलो इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ परपेंडिकुलर। चलो मान लेते हैं z है,
तो आप बोलोगे इतने ही डिस्टेंस में, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना ही होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पीछे आपका इमेज बनेगा जेड डिस्टेंस में। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इमेज ऐसे बना सकते हैं, बार बार आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद आएगा हमें, वो ये कि जैसे मान लिया कि हमारे पास ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है हमारे पास, थोड़ा इसको छोटा ही लेते हैं, चलो ये मिरर है कोई, और एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया यहां पे, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम आपसे बोले कि इसका इमेज कहां बनेगा, तो अब तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। अब तो आप साफ साफ बोलोगे, तो अभी तो हमने देखा है कि इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाया हमने, उसके बाद सीधा फोकस करो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ये जितना डिस्टेंस है x मान लो, तो इतने ही डिस्टेंस पे पीछे, याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे कहीं यहाँ पे जो है वो इमेज बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना यहाँ पे। अगर आप रे डायग्राम की बात करोगे तो रे डायग्राम बनाना और भी आसान है। सिंपल, यहां से आप क्या करिए कि दो लाइट रेस को इंसिडेंट कराइए, तो एक हमने इंसिडेंट करा दिया यहाँ पे, सबसे लास्ट वाले पे इंसिडेंट कराओ, सबसे बॉटम पे, एक सबसे टॉप पे लेके जाओ यहाँ पे। ठीक है, इंसिडेंट तो करा दिया, अब बारी है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो इमेज तो वर्चुअल बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। वर्चुअल इमेज मतलब कि लाइट सच में रिफ्लेक्शन के बाद कट नहीं करेंगी, पीछे बढ़ाने पे कट करेंगी। तो ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेस कट तो नहीं करने वाली, पीछे बढ़ा के कट करने वाली है। तो क्यों ना पहले ही हम पीछे बढ़ा लें इन्हें, तो ठीक है पहले ही पीछे बढ़ा लेते हैं। तो इसको भी हम पहले ही पीछे बढ़ा लिए, तो यहाँ पे आएगा, और ये भी पीछे बढ़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसी जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसी पे आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो हमने क्या किया, इसी पे रिफ्लेक्ट करा दिया, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करा दिया, वो ऐसे जाएगी, और ये जो लाइट है वो कुछ इस पे निकल जाएगी। ठीक है, अभी हम आपको क्या समझाना चाहते हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा जी। तो आपने देखा कि दो लाइट इंसिडेंट हुई और दोनों रिफ्लेक्शन के बाद एक इधर गई एक इधर गई। सवाल ये है हमारा कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऑब्जर्वर हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर O1 है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर O2 है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर O3 है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कौन से ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखाई देगी, किसको दिखाई नहीं देगी। तो भैया यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ये O1 जो ऑब्जर्वर है, बताओ इस ऑब्जर्वर के पास कोई भी रिफ्लेक्टेड रे आएगी क्या? आप बोलो कोई भी रिफ्लेक्टेड रे इसके पास पहुंचेगी नहीं। क्यों? आप साफ साफ देख लीजिए ना यहाँ से। अब बोलोगे यार कि देखो यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट होगी तो इन दोनों के बीच से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये तो श्योर है, ऐसे कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बीच में कहीं भी लाइट अगर रिफ्लेक्ट होंगी सब ना, तो ऐसे ही निकल जाएंगे। यानी कहने का ये मतलब कि एक यहाँ पे रीजन हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस रीजन के बाहर कोई रिफ्लेक्टेड रे आएगी ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि जो ऑब्जर्वर इस रीजन में है, इस रीजन में अगर कोई ऑब्जर्वर है तो फिर वो ऑब्जर्वर इस इमेज को देख सकता है। समझ में आया? इसका मतलब ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना, ये कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू फॉर इमेज। ये जो आपको रीजन दिखा, इसको आप ऐसे बोलेंगे, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। ये इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर इमेज को देखना है तो ऑब्जर्वर को इस फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा। ये O1 भी नहीं देख पाएगा इमेज को, ये भी नहीं देख पाएगा इमेज को, ये O2 भी नहीं देख पाएगा, हाँ ये ऑब्जर्वर O3 देख लेगा। ठीक है ना? तो एक टर्म में बार बार आता है फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। अब सवाल ये उठता है कि चलो मान लिया कि हमारे पास कोई एक ही ऑब्जर्वर है, तो वो ऑब्जर्वर कौन कौन सी इमेज को देख सकता है हमारे लिए, तो ये भी मायने रखता है भी पता करना। तो चलो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक मिरर छोटा सा बना लें। ठीक है, तो ये मिरर हमने बनाया और एक ऑब्जर्वर हम ऐसे ही यहाँ पे कहीं रख दे रहे हैं। हमने बोला कि ये हमारा कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऐसे ये उसकी आंख है,
हम अगर आपसे ये बोलें कि बताओ ये ऑब्जर्वर कौन कौन सी इमेज को देख सकते हैं, ये सवाल साफ साफ है, कौन कौन सी इमेज को देख सकते हैं ऑब्जर्वर। अब बोलोगे अरे पहले तो आप ऑब्जेक्ट बनाओ, चलो ऑब्जेक्ट तो हम बाद में बना देंगे, लेकिन पहले आप ये बताओ कि ये कौन कौन से इमेज को देख सकता है ये ऑब्जर्वर। देखिए कौन कौन सी इमेज को देखेगा। यहां से लाइट को सीधी लेके जाइए, यहां से लाइट को हम सीधी लेके गए, सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट से आपको लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक लाइट सबसे अपर मोस्ट पॉइंट से आप ऐसे लेके जाइए, टच करते हुए आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो भाई कोई ना कोई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना ऑब्जेक्ट की, इतने ही डिस्टेंस पे पीछे जो है यहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट O1 है, तो इसका इमेज ये क्या है, I1 है, ठीक है। दूसरा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा O2, ये ऑब्जेक्ट है O2 मान लें। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो आपने पढ़ रखा है कि भैया मिरर को आगे बढ़ाओ, ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। इस इमेज को नाम दे दिया हमने I2, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इमेज होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे मान लो कि ये हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट एक रख दिया, ये O3 है, ठीक है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर पहले ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर हुआ, जो भी डिस्टेंस रही होगी इसको हम मान ले y, तो इतनी ही डिस्टेंस पे पीछे, इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं इसका इमेज बनेगा और उसको हम बोल देंगे I3। अब सवाल हमारा अब शुरू हो रहा है। देखो हमारे पास इमेज कौन कौन सी है, I2 है, I3 है और I1 है। ऑब्जर्वर सिर्फ हमने अब की बार एक लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये ऑब्जर्वर कौन सी इमेज को देख पाएगा। यहाँ पे इमेज कई सारे हैं, पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि वहां पे ऑब्जर्वर कई सारे थे, तो हमें यह पता करना था कि कौन सा ऑब्जर्वर देख पाएगा। तो हमने वहां पे इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाया था कि भैया अगर इमेज को देखना है तो ऑब्जर्वर को इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा, यानी जो भी ऑब्जर्वर इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में होगा वो इमेज को देख पाएगा, बाकी कोई नहीं देख पाएगा, भले बहुत सारे ऑब्जर्वर्स हैं। यहाँ पे सारा सीन अलग है, जहां पे ऑब्जर्वर एक है, इमेज कई सारे हैं, तो ऑब्जर्वर को सिर्फ और सिर्फ वो इमेज दिखेगा जो इस ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू में है। तो ये रहा ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू। समझ में आया? कहने का मतलब कि यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रहा होता ना, जैसे मान ले कि ऑब्जेक्ट O4 है, तो यहां पे उसका इमेज बनता I4। तो ये ऑब्जर्वर कौन कौन सी इमेज को देख पाएगा जो इस फील्ड ऑफ व्यू में आएंगी, तो I1 को देख सकता है, I4 को देख सकता है। इधर जितनी भी इमेजेस बनेंगी ना उन सारी इमेजेस को देख सकता है। ये ऑब्जर्वर, ये जो भी है आपका, ये ऑब्जर्वर I2 को नहीं देख सकता क्योंकि ये ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। I3 को नहीं देख सकता, साथ ही साथ और तो खैर कुछ है नहीं, दो इमेज को नहीं देख सकता, दो को ये देख सकता है। तो ये जो भी यहां पे आपके सामने दिख रहा है ना, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, आप ऐसे बोल सकते हो, ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सवाल ऐसे हो सकता है, डायग्राम देके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को कौन कौन सी इमेजेस विजिबल होंगी, I1 I4 विल बी विजिबल फॉर दिस ऑब्जर्वर, इसके लिए, बाकी आपकी I2 I3 जो होंगी वो विजिबल नहीं होंगी। तो हमने फील्ड ऑफ व्यूज के बारे में भी जाना, थोड़ा बहुत रे डायग्राम भी जाना। अब हम थोड़ा इस पे कुछ, एक और होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कॉन्सेप्ट होता है कि लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो उसी पाथ पे वापस लौट जाती है, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म्स में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।